प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र यही है। वो ये है कि दोस्ती सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं निभाई जाती है, बल्कि आम लोगों के हितों को आधार बताकर। और ये हित तय कैसे होते हैं? ये एक देश के आत्मसम्मान से तय होते हैं। और उसी आत्मसम्मान की जब बात आती है तो भारत अपने आत्मसम्मान के साथ किसी के हाथ समेटने से दब नहीं रहा है, और वैसे ही रूस भी अडिग खड़ा है। अगर आप देखिए तो व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति के लिए भारत क्या है? भारत एक ऐसा दोस्त है जो तमाम चुनौतियों के बीच भी साथ खड़ा रहा, जो उस खेमे में नहीं गया, जो रूस को लेकर लगातार विरोधी रहे। और यही बात तय करती है कि दोनों देशों का रिश्ता कैसे आगे बढ़ा है। ये रिश्ता किसी तीसरे देश को मजबूत या कमजोर करने के लिए नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, ये अपने हित के लिए है, ये अपने आत्मसम्मान के लिए है, ये उस पुराने नाते के लिए है जिसके आधार पर दशकों से बनी ये दोस्ती की नींव आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है। और हमेशा याद रखिए कि अगर वो मजबूत नींव इतिहास में है भारत रूस के रिश्तों की, तो जो मौजूदा नेतृत्व है दोनों देशों का, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की दोस्ती, दोनों का तालमेल भी इसमें बहुत बड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लगभग हर देश पर दबाव था कि वो अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी एक को चुने। जब विभाजन के बाद पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में गया, तब सबको यही लग रहा था कि भारत भी सोवियत संघ को समर्थन दे सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने गुट निरपेक्ष रहकर नॉन अलाइंड मूवमेंट का समर्थन किया, जिससे सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन नाराज हो गए। साल 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हुई, तब तक भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे आज हैं। उस दौर में सोवियत संघ ने भारत से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन स्टालिन की मृत्यु के बाद इन रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। शीत युद्ध के वक्त रक्षा क्षेत्र से लेकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर सोवियत संघ ने बार बार उम्मीद से बढ़कर भारत का साथ दिया। जून 1955 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ के दौरे पर गए, तब भारत के इंडस्ट्री सेक्टर में एक क्रांति आई, और इस क्रांति में सोवियत संघ का बड़ा योगदान था। रूस की मदद से ही भारत के भिलाई और बोकारो में सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित हुआ। इसके बाद फरवरी 1957 में संयुक्त राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे पर दखल देना चाहता था, जिसके खिलाफ सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल करके भारत की मदद की थी। कुल 6 बार सोवियत संघ और रशिया ने भारत के समर्थन में वीटो का इस्तेमाल किया है। 1960 के दशक में जब भारत में BHEL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों की स्थापना हुई, तब इसमें भी सोवियत संघ ने भारत की काफी मदद की। इस वक्त तक भारत को भरोसा हो चुका था कि सोवियत संघ हमारा सच्चा सहयोगी हो सकता है, और इसे सोवियत संघ ने साल 1965 और 1971 के युद्ध में साबित करके भी दिखाया। इनमें भी 1971 के युद्ध में सोवियत संघ के जहाजों ने अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों की घेराबंदी करके भारत की युद्ध में मदद की थी। और भारत जिन हथियारों से इन युद्धों में पाकिस्तान पर हावी साबित हुआ था, वो हथियार भी हमने सोवियत संघ से खरीदे थे। जो मिग सीरीज के लड़ाकू विमान कई सालों तक भारतीय वायुसेना की ताकत बने, वो विमान भारत ने रशिया से ही खरीदे थे। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष अभियान में भी सोवियत संघ ने बड़ी भूमिका निभाई। साल 1975 में जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, तब सोवियत संघ ने ही हमारी मदद की थी, और इस सैटेलाइट को रूस में उसके लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा गया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ हमें रशिया से ही समर्थन मिला था। और 1999 के कारगिल युद्ध में भी रशिया भारत के साथ खड़ा रहा था। और आज जब रशिया यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, तब भारत ने भी पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रशिया से अपने रिश्तों को बरकरार रखा है। और हम चीन के बाद रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और हम मेड इन इंडिया हथियार बनाना चाहते हैं, तब रशिया ही हमारे सबसे ज्यादा काम आ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर ही विकसित किया है, जबकि नई राइफल्स और दूसरे हथियारों के उत्पादन में भी रशिया भारत की मदद कर रहा है।